हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करें। आज हमारा चैप्टर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा अच्छा खासा स्टार्ट हो चुका है। इसमें ऑलरेडी हमने 30 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग लेक्चर्स बन रहे हैं और मेन टाइम पे आ जाएंगे। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर के तो हमारे 10-12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 आपके बिजनेस अकाउंट का क्लियर। और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर मैं बात करूं आपके पूरे बिजनेस अकाउंट में, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने अच्छे से सीख लिया होगा, तो उसके साथ साथ आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी इजी लगने लगा होगा। ठीक है, अब जैसे कि प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, ये भी पूरा सेपरेट यूनिवर्सिटी में 10 मार्क का एक ये चैप्टर आता है और ये चैप्टर भी है बहुत इजी है। अगर इसके दो मेन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाते हो, मतलब कि दो रेशियो निकालने होते हैं, वो दो रेशियो निकालना सीख जाते हो, तो भाई ये चैप्टर बहुत इजी है तुम्हारे लिए। ठीक है, 10 मार्क आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो बेसिकली हम स्टार्ट हमेशा इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से दे देता हूँ कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है। ठीक है, ये चैप्टर में क्या करना है, क्या क्यों रीजन था ये चैप्टर का लेके आना एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन को। तो देखिए, सपोज करो, ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको नाम डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, यहाँ पे नाम क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब देखो, प्रॉफिट का मतलब आपको पता होगा, जो प्रॉफिट निकालते हैं हम टोटल एक्सपेंस में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर वो या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। तो ये दोनों चीज तो आपको समझ में आ गया। प्रायर, प्रायर मतलब क्या हो गया, प्रायर मतलब के पहले, किसके पहले, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या हो गया, देखो इनकॉर्पोरेशन मेनली ये वर्ड यूज होता है कंपनीज में। किसमें यूज होता है, कंपनीज में। जब भी कोई कंपनी बनती है ना, ठीक है, तो उसको एक, हम कह सकते हैं कि वो उस दिन इनकॉर्पोरेट हुई। मतलब कि सपोज करो कि आपका बर्थ हुआ, तो आपका बर्थ डेट कैसे आ जाता है, वैसे ही कंपनी जब बन जाती है ना, तो वो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये तारीख को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हम वही करेंगे, कंपनीज का ही हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, लेकिन किसका, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के पहले का है। समझ में आया। तो अभी ये छोटा सा पॉइंट होगा, लेकिन अभी और मैं डिटेल में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये सिर्फ जस्ट चैप्टर का नाम था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब सपोज करो कि यहाँ पे ये आप हो, ठीक है, ये कौन है, ये आप हो, और ये आपके 3-4 दोस्त हैं। ठीक है, अब ऐसे बेसिकली हम सोचते हैं ना, कभी कभी 3-4 दोस्त आराम से मिलते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम यार एक साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। ठीक है, यहाँ ये अपन एक कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं। तो मीन्स कुछ ऐसे ही कुछ 4 दोस्त हो आप लोग ने सोचा, एक आइडिया है आपको कि कोई एक बिजनेस, अब यहाँ पे न्यू बिजनेस की बात नहीं हो रही है। देखो, आपने कोई न्यू बिजनेस ओपन नहीं किया, आपने क्या बात सोची, आपके मार्केट में एक अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, मार्केट में अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, और आप 4 लोगों ने सोचा क्यों ना ये बिजनेस को टेक ओवर कर दिया जाए, क्यों ना ये बिजनेस को टेक ओवर करके इसको मैं कंपनी बना दिया जाए। ठीक है, तो ये जो आपने आइडिया था, आपने इसको अभी यूटिलाइज करने वाले हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये आप जो 4 हो ना, आप क्या माने जाओगे, आप प्रमोटर माने जाओगे जब आप ये कंपनी को ओपन करोगे। ठीक है, अब आपने सोच लिया, और यहाँ पे एक सपोज करो कि श्रीजी एंटरप्राइज, श्रीजी एंटरप्राइज करके, ओके, श्रीजी एंटरप्राइज करके कोई कंपनी, मतलब कि एक पार्टनरशिप फॉर्म थी मार्केट में। अब आप 4 लोगों ने सोच लिया कि इसको टेक ओवर करना है, और आपने उसको टेक ओवर कर लिया। सपोज करो कि आपने उसको टेक ओवर मीन्स कि आपने उस बिजनेस को परचेज कर दिया। मेरा टेक ओवर का मतलब क्या है, आपने उस बिजनेस को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, और आपने उसको परचेज कर लिया 1 अप्रैल को। कब परचेज किया, 1 अप्रैल को। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने जब परचेस कर दिया, आपने सोचा कि अब मैं परचेस करने के बाद वो बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो, जब भी आप कोई बिजनेस को परचेस करते हो, ठीक है, आपने पैसा दिया, आपका वो बिजनेस आपके नाम हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट बहुत कम होते हैं इसमें। लेकिन जब आप एक कोई कंपनी बनाते हो ना, उसको लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करने होते हैं।
ठीक है, एडवोकेट के पास डॉक्यूमेंट्स और ये सब रजिस्ट्री कराने का, सीएस के साथ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करते 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 कम से कम आपको 3 से 4 महीने आपको आराम से लग जाते हैं, कभी कभी तो 6 मंथ भी लग जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब मेठानी एकेडमी का ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब आपको यूट्यूब पर कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह आपको, एक ही ऐप में। ठीक है, चाहे आप फिर बीकॉम के एफवाई में हो, एसवाई में हो या टीवाई में हो, सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, मैराथन सेक्शंस, एक्सक्लूसिव नोट्स और टेस्ट सीरीज भी हम लेते हैं रेगुलर, और स्टूडेंट्स दे भी रहे हैं। आपको मिलेगा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में, वो है मेठानी एकेडमी, जो आप प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि ऐप में मिलेगा आपको प्रीमियम कंटेंट जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब किस बात की देरी है, अभी जाओ और प्ले स्टोर पे सर्च करो मेठानी एकेडमी और डाउनलोड करो हमारा ऑफिशियल ऐप। ठीक है, अपनी पढ़ाई को दो एक नया लेवल का बूस्ट मेठानी एकेडमी के साथ। डाउनलोड नाउ, और लिंक जो है इस प्ले स्टोर की अगर आपको ना मिले तो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने खुद 1 से 2 कंपनी बनाई है, जिसमें एक कंपनी हमारी 3 महीने में हो बन के तैयार हो गई थी, और एक कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंट के एरर की वजह से हमको वो 6 से 7 महीने उसको लग गए थे। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूँ कि आपने भले उसको कंपनी मतलब जो भी ये श्रीजी एंटरप्राइज थी, आपने उसको 1/4 को 1 अप्रैल को परचेस भले कर दिया हो, लेकिन आपको उसको कंपनी में कन्वर्ट करने में जो लीगल टाइम लगता है, वो लीगल टाइम लगने के बाद जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उस दिन आपका ये एक्चुअल कंपनी माना जाएगा। सर, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीओआई? हमने बर्थ लिया था, हम जब जन्म लिया था हमने, तो हमको क्या सर्टिफिकेट मिला था? हमको मिला था बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, वैसे ही कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, भले आपने बिजनेस 1 अप्रैल को लिया, ये तो आपने सिर्फ सोचा कि मैं कंपनी बनाऊंगा, लेकिन जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, तो ये जो 1 अप्रैल से आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया और 1 अगस्त को आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, मतलब कंपनी आपकी 1 अगस्त से मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कंपनी आपकी 1 अगस्त से मानी जाएगी। इस वजह से यहाँ पे 2 पीरियड अभी आपके पास आ गए। अभी यहाँ पे जो आप कंपनी को रजिस्टर करते हो और ये आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, ठीक है, ये सारे कायदे कानून कहाँ होते हैं? ये सारे कायदे कानून होते हैं इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। कहाँ होते हैं? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। और इसके अंदर ही एक रूल है। क्या रूल है? ठीक है, कि जो जब आपकी कंपनी बनेगी, जब आपकी कंपनी बनेगी, इसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वो हमको अलग शो करना है, और उसके पहले का प्रॉफिट जो रहेगा, मतलब जब आपने बिजनेस को एक्वायर किया और आपको सीओआई मिला, ठीक है, ये पीरियड जो रहता है इसको हम बोलेंगे प्री पीरियड, और ये हम जो पीरियड बोलेंगे इसको हम बोलेंगे पोस्ट पीरियड। प्री किसका? ये क्या था? ये इनकॉर्पोरेशन था ना, तो ये इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो प्रॉफिट रहेगा उसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट। और ये जो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो गई और उसके बाद जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकला, इसको हम बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ठीक है, ये प्री हो गया और ये पोस्ट हो गया। तो समझ में आया? यहाँ पे आपने एक बिजनेस को एक्वायर कर लिया 1 अप्रैल को, क्लियर। उसके बाद आपने लीगल प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया कंपनी को बनाने का, डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद 1 अगस्त को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद। तो ये जो 1 अप्रैल से 1 अगस्त का जो प्रॉफिट रहेगा उसको हम बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और 1 अगस्त से 31 मार्च तक का प्रॉफिट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब चलते आगे। अब यहाँ पे बराबर जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट रहेगा उसको, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी जो है, कंपनी ये कहती है कि आपने जो प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट कमाया और लॉस कमाया, उसका ट्रीटमेंट आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। रीजन बताता हूँ क्यों। और आपने जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, उसका ट्रीटमेंट अलग करना है। अब देखो मैं आपको चीज बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई,
अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कितनी बार होती है? जैसे हमारे पास हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो वन टाइम आएगा क्योंकि हम जन्म एक बार लेने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही कंपनी जो है उसका भी बर्थ वन टाइम होता है। सेम नाम की कोई कंपनी दोबारा जन्म नहीं लेती है, मीन्स के सेम नाम का कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, ठीक है। ये वन टाइम डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को मिलता है। ओके, तो ये वन टाइम जो कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई, अब क्या बार बार होगी? नहीं होगी। तो ये मुझे चीज बताओ, आपने 1 अप्रैल को बिजनेस को एक्वायर किया, आपने 1 अप्रैल को बिजनेस को एक्वायर किया और 1 अगस्त को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, ये क्या एवरी ईयर होगा? अरे भाई, जब अपन को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो क्या बार बार हम एवरी ईयर ऐसा चीज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप ऐसे कह सकते हो कि यार ये जो चीज हुई, मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस परचेज किया और मुझे 1 अगस्त को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, ये तो यार एक बार हुआ, एवरी ईयर थोड़ी होगा। तो ये क्या हो गया? ये तो नॉन रिकरिंग हो गया ना। इस वजह से इसका जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये वन टाइम हो गया ना ये चीज, तो इस वजह से ये ट्रीटमेंट होता है, उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है कंपनी एक्ट के मुताबिक। और बाकी इनकॉर्पोरेशन के बाद वाला जो भी प्रॉफिट है, क्या ये एवरी ईयर रिपीट होगा? अभी बिल्कुल होगा। एवरी ईयर रिपीट होगा, बिल्कुल होगा। एवरी ईयर अभी आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट आ रहा है, जो नॉर्मल लॉस आ रहा है बिजनेस में, वही आएगा, ठीक है। तो प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट सिर्फ वन टाइम अभी आपका आएगा, उसको आपको कैपिटल रिजर्व बनाकर बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। और अगर लॉस आया तो इसको हम गुडविल दिखाकर आपको एसेट साइड दिखा देना है, ठीक है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो नॉर्मली जो आप कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, जहां बुक करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहीं पे ही दिखाना है। और जैसे गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो वैसे ही आपको भरना है। अब ये दोनों चीज में आपको खाली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, आपको कोई ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनानी है जहां पे ये चीज का ट्रीटमेंट करना है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई कि प्री का जो प्रॉफिट होता है उसको बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व दिखाती है कंपनी, और अगर लॉस होता है तो गुडविल दिखाती है। सेम थिंग पोस्ट के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ट्रीटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करते हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमें ये चैप्टर में क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये चैप्टर में फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। हमें ये चैप्टर में क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये चैप्टर में प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट कौन से? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मैंने आपसे कहा था 1 अप्रैल को आपने बिजनेस को एक्वायर किया, आपको सर्टिफिकेट अगस्त में मिला, तो ये जो 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक का प्रॉफिट है उसको बोलेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद वाला जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको एक कंपनी के सारे इनकम देख के रखेंगे, ठीक है, और एक उसी के ही सारे एक्सपेंस भी दे के रखेंगे। एक ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया जाएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ये इंट्रोडक्शन का अलग लेक्चर होगा और इसके बाद एक और अलग लेक्चर होगा जिसमें हम एक सम करेंगे। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक ट्रायल बैलेंस दे के रखेंगे, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे आपके इनकम होंगे, सारे आपके एक्सपेंस होंगे। अब इनकम माइनस एक्सपेंस करके हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। लेकिन प्रायर का अलग निकालना है और पोस्ट का अलग निकालना है। तो सर इनको डिवाइड कैसे करेंगे हम? डिवाइड करने के लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। चलो आपने बता दिया सर ये रेंट है, एक रेंट का खर्चा मिल गया। अभी जो ट्रायल बैलेंस होगा ना उसका आपको प्रॉफिट जो मतलब कि जो भी खर्चा दिया जाएगा, जो भी इनकम दिया जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं देंगे, पूरे साल का दे देंगे। तो सर हमारे पास एक डाउट है, चलो हमको पूरे साल का इन्होंने प्रॉफिट मतलब इनकम दे दिया, हमको एक्सपेंस दे दिया, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग से मेथड होता है, ठीक है। जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूट होता है टाइम रेशियो में, कुछ एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट मतलब कुछ इनकम कुछ एक्सपेंसेस दोनों की बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमको और कुछ हमको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बराबर। यहाँ पे जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपकी इनकम होगी, इसको आपको दो डिवीजन में डिवाइड करना है। एक होता है आपका प्री जो अभी हमने देखा 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त, और सेकंड आपका होता है पोस्ट जो कि आपका होगा 2 अगस्त से लेके 31 ये सितंबर सॉरी मार्च, ठीक है। ये आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? टाइम एंड सेल्स रेशियो। नाउ होल्ड ऑन, अब ये टाइम रेशियो क्या है, क्या सेल्स रेशियो है? देखो अब तुमको एक चीज होगी, ठीक है,
आपने देखा होगा कि आपके बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो टाइम के रिलेटेड होते हैं। आपके बिजनेस में कुछ एक्सपेंस तो ऐसे होते हैं जो सेल्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ रेंट, ठीक है, आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, ये जो रेंट है ये एक फिक्स्ड नेचर है, क्या है, फिक्स्ड है। अब आपकी सेल्स कितनी होती है वो डिपेंड नहीं करता है, आपका रेंट जो लगना है वो लगना है। आपने 1 अप्रैल को कोई आपने वेयर हाउस को रेंट पे ले लिया, तो आप 31 मार्च तक उसका रेंट पे करते जाओगे, ठीक है। अब नो मैटर कि आपकी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये जो नेचर होते हैं ना, जो आपको देना ही देना है, फिक्स्ड इन नेचर है, वो सब के सब आपके टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब एक और चीज, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, क्या है मैं बोल रहा हूँ, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या है, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये है कि आपने सेल करी, आपने फैक्ट्री से माल को सेल किया, अब फैक्ट्री से लेके आपके जो कस्टमर है वहां तक माल को पहुंचाना है, जिसको हम बोलेंगे आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब उसका 5,000 का भाड़ा लगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या फिक्स्ड है? आप रोज सुबह ट्रक को भेजोगे उस कस्टमर के पास, जब जब वो परचेज करेगा तब तब आप उसके पास भेजोगे ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है? नहीं ना, ये तो डिपेंड करता है सेल्स पे। जब आप सेल्स करोगे तब आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब आप सेल्स करोगे तब आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये आपको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको टाइम रेशियो निकालना है और सेल्स रेशियो निकालना है। अब टाइम रेशियो आपका प्री और पोस्ट का अलग अलग से निकलेगा, सेल्स रेशियो आपका प्री एंड पोस्ट का अलग अलग से निकलेगा, और इन दोनों के रेशियो में ये सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। और ये दोनों कैसे निकालते हैं वो जब हम सम करेंगे तो ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ जस्ट आपको इतना ध्यान में रखना है कि मुझे सारे खर्चे इन दो रेशियो के अलावा किसी और रेशियो में नहीं बांटना, सिर्फ दो ही रेशियो है, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ किस तरह से फॉर्मेटिंग की जाएगी। आपके बुक में जितने भी 36 या 37 सम है वो प्रॉपरली इसी फॉर्मेट में आपको सम करना है। जैसे कि आप ऊपर हेडिंग क्या दोगे, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनेट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये आपका एक स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है। जहां पे आप प्री इनकॉर्पोरेशन लिखोगे और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड इनकम। मतलब ये कॉलम में आपको प्री के एक्सपेंस लिखने हैं और ये कॉलम में आपको प्री के इनकम लिखने हैं। सेम चीज आपको पोस्ट में करनी है, ये कॉलम में रेवेन्यू लिखोगे मतलब के इनकम, सॉरी मतलब के एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आप लिखोगे इनकम। तो ये प्री का इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, ये पोस्ट का बनेगा। अब यहाँ पे एक कॉलम बनाना है बेसिस ऑफ अपॉर्चुनेट, और यहाँ पे बनाना है पर्टिकुलर। ये पर्टिकुलर में सारे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो गया, रेंट रिसीव हो गया, जो भी आपको बैलेंसेस देके रखते हैं वो लेजर है, सब आपको यहाँ पे दिखानी है। शेयर ट्रांसफर फी, कैरेज आउटवर्ड, ऑफिस सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, सेल्समैन, डिलीवरी और डिस्काउंट गिवन, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, ठीक है। तो ये सारे खर्चे आपको यहाँ पे देके रखे वो यहाँ पे लिखने। इनकम जो होंगी वो हम ऊपर लिखेंगे। अब इनको जिस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब जो सेल्स रेशियो है उसको एक और नाम से भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियो भी उसको कहा जाता है। अब देखो कुछ खर्चे मैंने आपको यहाँ पे लिखा के रखे, वो सब खर्चों को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये खर्चे इसमें क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है टर्नओवर के बेस पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स पे डिपेंड करता है। तो जो चीज सेल्स पे डिपेंड करेंगी वो सेल्स रेशियो में, जो चीज फिक्स्ड इन नेचर है वो टाइम रेशियो में। अब एक थर्ड एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हमें पता है कि वो प्री में कभी आ ही नहीं सकता, हमको पता है वो पोस्ट में आएगा। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हमको पता है पोस्ट में कभी वो आ ही नहीं सकता, तो वो प्री में आ जाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिटरमिनाइट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको? प्री डिटरमिनाइट एक्सपेंस। मतलब कि वो एक्सपेंस हमको पता है कि वो प्री के है या पोस्ट के है, और वो भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको टाइम पे करना है। मतलब जो चीज सेल्स पे नहीं है उसको आप टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। रेंट रिसीव टाइम पे। अब शेयर ट्रांसफर फी,
मुझे एक चीज बताओ, जब आपने श्रीजी एंटरप्राइज को परचेस किया तो क्या उसके कोई शेयर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो तो एक पार्टनरशिप फर्म है। तो शेयर ट्रांसफर फीस लगेगी कैसे उसके ऊपर? शेयर ट्रांसफर फीस तो तब लगती है जब शेयर होंगे ना कंपनी में। तो आपने जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया तब जाके आपका शेयर ट्रांसफर फीस लगा होगा। इस वजह से ये पूरा का पूरा खर्चा कहाँ जाता है? पोस्ट में जाता है, क्योंकि फ्री का तो रोल ही नहीं है। ये खर्चा फ्री में होगा ही क्यों, जब यहाँ पे शेयर ही नहीं थे तो। ठीक है, ऐसे। अब कैरेज आउटवर्ड है, आउटवर्ड है तो ये टर्नओवर पे लगेगा। इनवर्ड होगा तो ये टाइम पे लगता है, क्योंकि परचेस वाला जो इनवर्ड वाला होता है वो टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सेल पे डिपेंड नहीं होता। जो चीज सेल पे होगी वही सेल्स पे, बाकी सब टर्नओवर पे। ठीक है, और कुछ जो फिक्स्ड इन नेचर है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। अभी ऑफिस सैलरी टाइम पे होगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम पे होगा, स्टेशनरी यहाँ पे देख लो, पोस्टेज एंड स्टेशनरी टाइम पे होगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम टाइम पे। सेल्समैन का ट्रेवलिंग देखो, सेल्समैन पूरा का पूरा जो अपना डिपेंड रहता है, जितना सेल्समैन घूमेगा उतना सेल्स को इंक्रीज करेगा। तो ये पूरा सेल्समैन का ट्रेवलिंग का खर्चा है ना, वो टर्नओवर पे बराबर। एक्सपेंस बेड डेप है, वो प्री एंड पोस्ट। ये आपका जो प्री एंड पोस्ट, मैंने यहाँ पे एक्सपेंस का बेड डेप बताया, इसको प्री पोस्ट रखा है, तो ये आपको एक मैं अभी जनरल पॉइंट समझा रहा हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस आपके टर्नओवर पे रहेगा। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर आपके टर्नओवर पे, आपने सेल्स किया ना, सेल्स पे डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये डिपेंड किस पे करता है? सेल्स हो रही है तो डिस्काउंट हो रहा है ना। डिस्काउंट गिवन की बात हो रही है, ठीक है, रिसीव्ड की बात नहीं हो रही है। तो गिवन आए तो टर्नओवर पे, अगर रिसीव्ड आए तो टाइम पे। अब डायरेक्टर फी, अब मुझे एक चीज बताओ, श्रीजी एंटरप्राइज में कोई डायरेक्टर होता है क्या? अरे कहाँ से होगा, पार्टनरशिप फर्म में। डायरेक्टर कहाँ होता है? कंपनीज में होता है। इसके लिए डायरेक्टर फी को हमेशा आप पोस्ट में डालोगे। ठीक है, ऑडिट फीस आप यहाँ पे टाइम पे बांटोगे। सेल्समैन का अलाउंस है वो टर्नओवर पे दोगे। डेप्रिसिएशन टाइम पे होगा। रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस टाइम पे होगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट, अब एक चीज बताओ, डिबेंचर कहाँ आते हैं? डिबेंचर तो कंपनी में आते हैं, इसके लिए वो हमेशा पोस्ट पे आएगा। अब बैड डेट रिजर्व में आपको पॉइंट क्लियर कर दूंगा। जनरल एक्सपेंस है जो भी आपके, वो टाइम रेशियो पे होते हैं। देखो बैड डेट रिजर्व जनरली आपका पोस्ट पे आएगा, क्योंकि बैड डेट रिजर्व का जो भी लो होता है वो पूरा का पूरा कंपनी बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए आपको बैड डेट रिजर्व जब भी दे दिया जाए वो पोस्ट पे डालना आप। ठीक है, और जनरल एक्सपेंस है आपके वो टाइम बेस पे। क्लियर? अब यहाँ पे कोई लास्ट ये फेज है ये इंट्रोडक्शन का, कुछ स्पेशल पॉइंट आपको है जो याद रखनी है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है बैड डेट डिवाइडेड इनटू क्रेडिट सेल रेशियो। क्या बोल रहा है? डिवाइडेड इनटू क्रेडिट सेल रेशियो। अगर क्रेडिट सेल नहीं दिया तो उसको सेल्स रेशियो में आपको बांटना है, और अगर बैड डेट रिलेटिंग टू प्रायर देन इट मस्ट बी चार्ज टू पीरियड प्रायर। मतलब अगर बैड डेट जो है, बैड डेट रिजर्व की बात नहीं हो रही है, बैड डेट की बात हो रही है। सबसे पहली पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपको क्रेडिट सेल दे के रखेगा तो क्रेडिट सेल के रेशियो में बांटना। सेल्स रेशियो आपको पता चल जाएगा, पूरे साल का सेल देंगे और वो प्री और पोस्ट का एक इन्फॉर्मेशन देंगे। जब हम सम करेंगे आपको आइडिया रहेगा। आप जनरली खाली पॉइंट को याद रखो कि क्रेडिट सेल अगर मुझे दे दिया जाएगा तो क्रेडिट सेल के रेशियो में मैं बैड डेट बांटूंगा। और अगर बैड डेट इन्होंने सीधा बोला है, एक पॉइंट तो बोली है कि ये जो बैड डेट है वो प्री के रिलेटेड है, तो पूरा का पूरा बैड डेट वो प्री में जाएगा, और अगर पोस्ट में बोला है तो पोस्ट में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बीडीआर। तो ये हमेशा मस्ट बी ट्रीट एज पोस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया रूल है जो है ये। सेल्समैन का सैलरी, सेल्समैन का सैलरी देखो, सेल्समैन का अलाउंस, सेल्समैन का ट्रेवलिंग वो किस में था? वो सेल्स पे डिपेंड था। लेकिन सेल्समैन का सैलरी जो रहेगा ना वो टाइम रेशियो में। सेल्समैन का सैलरी किसमें? टाइम रेशियो में। अब सेल्समैन का कमीशन, ट्रेवलिंग या अलाउंस रहेगा, वो आपको सेल्स रेशियो में बांटना है। ठीक है, ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अब इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, जो भी परचेज प्राइस है, मतलब कि आपने कोई बिजनेस को परचेज किया, आप तुरंत तो उसको पैसा नहीं दोगे। अगर कुछ ज्यादा वैल्यू का अमाउंट होगा तो आप उसको धीरे धीरे करके दोगे। तो जब ये फुल्ली पेड हो जाएगा, देखो व्हेन पेड इट मस्ट बी डिवाइडेड इन टाइम रेशियो। तो जो भी इंटरेस्ट उस पे लगेगा ना वो हमेशा आपको टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और टाइम रेशियो कैसे निकालोगे? सपोज करो कि आपने उसको अगस्त में, आपका कंपनी इंकॉर्पोरेट हो गया, आपने उसको सितंबर में दे दिया, तो आपको अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम रेशियो निकालना है। वो कैसे हम सम करेंगे, आइडिया आ जाएगा आपको। ऑडिट फीस है वो हमेशा टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और गुडविल है वो हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में, क्योंकि उसके 2-3 पॉइंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बाकी जितना इतना चैप्टर आपको लग रहा है उतना है नहीं। आप कुछ 10 से 12 सम करोगे, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट फेज पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे सम्स।